सेकेंड ईयर के इस पेपर में डेविड रिकार्डो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं और इन डेविड रिकार्डो में से एक न एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए डेविड रिकार्डो को अच्छी तरह से समझना और इनकी थ्योरीज़ को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। वैसे भी यदि हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में देखें तो हम पाएंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जितने भी इकोनॉमिस्ट्स रहे हैं ये सभी में डेविड रिकार्डो का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर डेविड रिकार्डो हुए हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में उनका नाम एडम स्मिथ के बाद लिया जाता है और डेविड रिकार्डो काफ़ी सारे थ्योरीज़ के प्रणेता भी रहे हैं। इसलिए इन्हें ठीक से पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। डेविड रिकार्डो का जन्म 1772 में पुर्तगाल में हुआ। अब धीरे धीरे इनकी शिक्षा दीक्षा के पश्चात 21 वर्ष की आयु में इन्होंने यहूदी से अपना धर्म ईसाई कर लिया और धीरे धीरे ये अपने कार्य में व्यस्त हो गए। इन्होंने 1799 में वेल्थ ऑफ नेशंस को पढ़ा। ये स्वयं गणितज्ञ, भूगर्भ शास्त्री और रसायन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होते हुए भी इनका इंटरेस्ट अर्थशास्त्र की ओर हो गया। वेल्थ ऑफ नेशंस को पढ़ने के बाद में इनकी दिलचस्पी अर्थशास्त्र में काफ़ी बढ़ गई। 1810 में इनका प्रथम निबंध द हाई प्राइस ऑफ बुलियन अ प्रूफ ऑफ द डेप्रिसिएशन और एंड बैंक नोट्स, ये पुस्तक इनकी आई और उसके बाद में इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ए प्लान फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक्स, नोट्स ऑन माल्थस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी पुस्तकें इनकी आई। इन पर तत्कालीन औद्योगिक क्रांति का काफ़ी प्रभाव था। ये स्वयं एक बहुत ही अमीर होने के कारण अपनी विशाल संपत्ति के कारण इनकी रुचि अर्थशास्त्र में बहुत अधिक थी। उस समय कीमतों में वृद्धि होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, वितरण की समस्या, विरोधी हित व मूल्य निर्धारण की समस्याएं, ये सारे के सारे ऐसी घटनाएं थीं जिनसे डेविड रिकार्डो काफ़ी प्रभावित थे और इन से ही प्रभावित होकर उन्होंने अपने विभिन्न लेख और पुस्तकें लिखी भी थीं। रिकार्डो के अधिकांश आर्थिक विचार उनकी प्रमुख पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं करारोपण के सिद्धांत में उपलब्ध हैं। उनको यदि हम मुख्य रूप से विभाजित करें
तो उनके विचारों को 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला वितरण के सिद्धांत हैं। उन्होंने वितरण के 3 मुख्य सिद्धांत दिए: लगान, मजदूरी और लाभ या ब्याज। बहुत खास बात ये है कि क्लासिकल्स ने केवल 3 ही साधनों को महत्वपूर्ण माना था। जब उत्पादन के 3 ही साधन महत्वपूर्ण होंगे, भूमि, श्रम और पूंजी, तो ऐसे में 3 ही चीज़ों के लिए सिद्धांत दिए जाएंगे। या तो श्रम के लिए सिद्धांत होगा, भूमि के लिए और पूंजी के लिए। अतः भूमि के लिए लगान सिद्धांत, श्रम के लिए मजदूरी सिद्धांत और पूंजी के लिए लाभ एवं ब्याज के सिद्धांत का प्रतिपादन हमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा मिलता है। शेष 2 उत्पादन के साधन बाद में जब धीरे धीरे बड़े पैमाने का उत्पादन आरंभ हुआ, तब इन दोनों का विशेष महत्व सामने आया। दूसरा इनका सिद्धांत मूल्य का सिद्धांत था, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से मूल्यों में वृद्धि सामने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, पत्र मुद्रा का निर्गमन और उसका नियमन, आर्थिक विकास का सिद्धांत और करारोपण संबंधी इनके विचार, ये 6 भागों में विभक्त इनके आर्थिक विचारों को हम समझते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वितरण के सिद्धांत में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लासिकल्स ने 3 ही उत्पादन के साधनों को महत्व दिया है, इसलिए 3 सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। वितरण के क्रम में रिकार्डो ने राष्ट्रीय आय के 3 ही प्रमुख हिस्सेदार माने: भूमिपति, श्रमिक और उत्पादक, और उन्होंने इसीलिए इन्हीं पर सिद्धांत बनाए हैं। उनका जो योगदान अर्थशास्त्र में सबसे प्रमुख है, वो है उनके लगान का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में लगान का विचार सबसे पहले प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने बहुत कम ही दिया है। उनका मात्र इतना सा विचार रहा कि लगान एक ऐसी बचत है जो कृषि उत्पादन में प्रकृति की दया के कारण उपलब्ध होती है। उसके बाद एडम स्मिथ ने लगान को ईश्वरीय देन बताया। माल्थस ने भी एडम स्मिथ का ही समर्थन किया, लेकिन रिकार्डो ने लगान की परिभाषा कुछ भिन्न रूप से दी। उनके अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इस प्रकार उन्होंने भूमिपति को मिलने वाला यह लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों का एक पुरस्कार माना। उन्होंने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के वर्णन किए। एक तो कृषि के विस्तृत कृषि होने के और दूसरा गहन कृषि होने के। उनका मानना है कि सबसे पहले सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पर खेती होती है। धीरे धीरे जनसंख्या के बढ़ने से और कम उपजाऊ भूमि पर खेती होने लगती है। ऐसे में अधिक उपजाऊ भूमि पर जो उपज का आधिक्य है वह लगान होता है। इसी प्रकार और जनसंख्या की वृद्धि होने पर कम
उपजाऊ भूमि पर खेती होने लगती है और फिर इस प्रकार अन्य भूमियों पर जो आधिक्य है वह लगान के रूप में भूमिपति को प्राप्त होने लगता है। रिकार्डो ने लिखा कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है कि लगान ऊंचा है, बल्कि उनका ये कहना है कि दूसरे शब्दों में अनाज के मूल्य पर लगान का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लगान पर अनाज के मूल्य का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार लगान मूल्य निर्धारित नहीं करता है, बल्कि लगान मूल्य से निर्धारित होता है। इस प्रकार मूल्य से ही जब लगान का निर्धारण होता है तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की जो प्रमुख तत्व हैं वे हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है कि लगान प्रकृति की कृपणता के कारण उत्पन्न होता है। उनका ये मूल बात है कि प्रकृति कृपण है, प्रकृति दयालु नहीं है बल्कि कंजूस है, क्योंकि हर एक स्थान पर उसकी उर्वरा शक्ति भिन्न हो जाती है। उसकी कृपणता और सीमितता के कारण लगान उत्पन्न होता है। लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों का प्रतिफल है। यह मूल्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मूल्य से प्रभावित होता है। इस प्रकार लगान डेविड रिकार्डो की अपनी मौलिक संरचना है और लगान का यह सिद्धांत आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों को आधार प्रदान करता है। लगान के अतिरिक्त उनके जो वितरण के सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मजदूरी का सिद्धांत और लाभ का सिद्धांत है। मजदूरी के सिद्धांत में रिकार्डो ने जीवन निर्वाह का सिद्धांत व्यक्त किया है और उनके जीवन निर्वाह सिद्धांत में दो प्रकार की मजदूरियां सामने आती हैं। एक तो बाजार मजदूरी और दूसरी प्राकृतिक या स्वाभाविक मजदूरी। प्राकृतिक मजदूरी वह है जो श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जबकि बाजार मजदूरी जो मजदूरी किसी समय मजदूर को दी जा रही है वह बाजार मजदूरी होती है। इसके लिए उन्होंने बाजार मजदूरी की निम्नतम और उच्चतम सीमाओं का भी उल्लेख किया है। बाजार मजदूरी की न्यूनतम सीमा वह मात्रा है जो किसी श्रमिक को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। मजदूरी कोषों के सिद्धांत को भी उन्होंने आधार प्रदान किया है। एक स्थान पर रिकार्डो ने मजदूरी कोष सिद्धांत का भी वर्णन किया है, जिसमें उनका यह मानना है कि जनसंख्या स्वयं उन कोषों से नियंत्रित होती है जिनका इसे काम दिलाने में प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें भी पूंजी में होने वाली वृद्धि या कमी के साथ में वृद्धि या कमी होती रहती है। मजदूरी के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि मजदूरी कीमत को प्रभावित नहीं करती, बल्कि श्रम कीमत से प्रभावित होता है। सभी श्रमिकों को पूर्ण प्रतियोगिता के कारण एक समय में एक सी मजदूरी मिलती है। अपनी दशा सुधारने के लिए श्रमिकों को
स्वयं प्रयत्न करने चाहिए और मजदूरी को बाजार की स्वस्थ या स्वतंत्र प्रतियोगिता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यहाँ रिकार्डो उसी मांग और पूर्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं और उन्होंने क्लासिकल्स की मांग और पूर्ति के आधार पर सभी साधनों की कीमत तय होने का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मूल्य के सिद्धांत में रिकार्डो ने इस बात का वर्णन किया है कि मूल्य के सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने एक स्थान पर लाभ की बात कही और जब वे लाभ संबंधी विचार करते हैं तो मूल्य भी वहाँ पर कहीं कहीं आ जाता है। लाभ पूंजी की उत्पादन शक्ति के कारण मिलता है। लाभ वर्तमान उपभोग के कम करने के कारण मिलता है। मजदूरी की दर बढ़ने पर लाभ की दर गिर जाती है। रिकार्डो के लाभ संबंधी विचार काफ़ी बिखरे हुए और बड़े वेग हैं, इसलिए आगे उन्होंने जब मूल्य के सिद्धांत का वर्णन किया तो उन्होंने दो प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है, वास्तविक मूल्य और विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक मूल्य और बाजार मूल्य। वास्तविक मूल्य वह मूल्य है जिस पर कि वास्तव में विनिमय हो रहा होता है। रिकार्डो ने बाजार मूल्य और प्राकृतिक मूल्य में भेद करते हुए स्पष्ट किया कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य में उसकी मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के अनुसार कमी या वृद्धि होती रहती है, परंतु उसका प्राकृतिक मूल्य स्थिर रहता है और उस पर वस्तु की मांग व पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यहाँ रिकार्डो ने मूल्य का सिद्धांत भी काफ़ी असंतोषजनक तरीके से व्यक्त किया। वैसे भी उस समय मूल्य का निर्धारण काफ़ी विवादित था। यह वह काल था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अपने सिद्धांत में रिकार्डो ने अपने स्वतंत्र व्यापार के समर्थन को व्यक्त किया। उनका निश्चित मत था कि स्वतंत्र व्यापार से व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित में भी वृद्धि होती है और उन्होंने व्यापार संतुलन के स्वतः नियमन का सिद्धांत बनाया। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में उन्होंने सदा अपने तर्क रखे और यह बताया कि स्वतंत्र व्यापार होने के कारण विदेशों से खाद्यान्न का आयात करके लगान की दर, खाद्यान्न की कीमतें, मजदूरी को बढ़ने और लाभ की घटती हुई प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय श्रम विभाजन को भी प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण बताया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जिस तुलनात्मक लागत सिद्धांत को उन्होंने व्यक्त किया वह एडम स्मिथ के ही विचार को पुष्ट करता है। उनके हिसाब से दो व्यक्ति जूते और टोपी
दोनों ही बना सकते हैं, किंतु एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा दोनों कार्यों में अधिक कुशल है, परंतु टोपियों को बनाने में वह अपनी प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा 20% से अधिक कुशल है, और जूते बनाने में यदि वह 33.3% से ज़्यादा अगर हो तो यह उसके लिए अधिक अच्छा होगा कि वह जो अधिक कुशल व्यक्ति है वह केवल टोपियाँ बनाए, और जो कम कुशल व्यक्ति है वह जो जूते बनाने में अधिक कुशल है वह जूते बनाए, और जो टोपी बनाने में कुशल है वह टोपी बनाए। ऐसा करके दोनों को लाभ होगा और दोनों अपने अपने कार्य में विशिष्टता हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण उन्होंने दो देशों के मध्य भी दिया है। उनको दो देशों के मध्य इस प्रकार के कि दो देशों में यदि कोई एक देश जो अधिक जिस वस्तु को कम कीमत पर बना सकता है, कम लागत पर बना सकता है, वह वही वस्तु बनाकर दूसरे देश को बेच दे, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को व्यक्त करता है। आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना भी की है, किंतु आज भी हम देखते हैं कि यह सिद्धांत अन्य अनेक सिद्धांतों का आधार बना हुआ है। पत्र मुद्रा के निर्गमन और नियमन का सिद्धांत रिकार्डो ने सबसे पहले प्रतिपादित किया। 1882 और 84 के बैंक अधिनियम, जिनसे इंग्लैंड की भावी बैंक नीति निर्धारित हुई, सरकार द्वारा रिकार्डो के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्वरूप देने की दिशा में एक अच्छा प्रयास था। रिकार्डो ने 1797 में इंग्लैंड का पत्र मुद्रा संकट स्वयं देखा और उन्होंने महसूस किया कि नोटों का मूल्य गिर रहा है। 30% तक की कमी हो जाने के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई, और तभी उन्होंने अपनी पुस्तक सर्राफा की ऊंची कीमत बैंक नोटों की घिसावट का एक सबूत नाम से लिखी, और तब उन्होंने पत्र मुद्रा के निर्गमन और उनके नियमन और नियंत्रण पर अपने विचार रखे। उनके शब्दों में, हमारी करेंसी के समस्त दोषों के निवारण हेतु जो उपचार मैंने प्रस्तावित किए हैं वे ये हैं कि बैंक को क्रमशः चलन में नोटों की मात्रा घटा देना चाहिए जब तक कि उनका मूल्य उन सिक्कों के बराबर न हो जाए जिनका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं, या दूसरे शब्दों में जब तक कि स्वर्ण रजत की कीमतें गिरकर टकसाली कीमत के बराबर न हो जाएं, तब तक नोटों की मात्रा को घटा देना चाहिए। इस प्रकार रिकार्डो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के पक्षपाती थे। उनका पांचवा सिद्धांत आर्थिक विकास का सिद्धांत रहा। यद्यपि रिकार्डो ने आर्थिक विकास पर
अपने कोई स्वतंत्र क्रमबद्ध सिद्धांत को व्यक्त नहीं किया, फिर भी उनके जो विचार हैं उनसे आर्थिक विकास के अनेक प्रकार के विचार सामने आते हैं। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्यों और किस प्रकार आर्थिक विकास होता है। उनके मत में पूंजी संचयन दृष्टिकोण और जनसंख्या सिद्धांत, एक ओर एडम स्मिथ का पूंजी संचयन सिद्धांत है और दूसरी ओर माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। उनके मत में इन दोनों सिद्धांतों का आपस में गहरा संबंध है और आर्थिक विकास इनसे काफ़ी प्रभावित होता है। रिकार्डो का आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने आर्थिक विकास की अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था में जब जनसंख्या कम होती है तो भूमि अधिक होती है और लोगों की आवश्यकताएं कम होने के कारण अधिक उत्पादन हासिल हो जाता है। अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती होती है और अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। दूसरी अवस्था में पूंजीपति अपने लाभों का उपयोग न करके जब उसका विनियोग कर देते हैं तो उसके परिणाम ये होते हैं कि मज़दूरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जब मज़दूरों की पूर्ति भी बढ़ जाती है किंतु मज़दूरों की मांग आर्थिक विकास की जब तृतीय अवस्था आती है तो इस अवस्था में पूंजीपतियों का लाभ कम होने लगता है, परंतु पूंजीपतियों का प्रयत्न यही रहता है कि किसी तरह उनके लाभ बने रहें। इस प्रयत्न में वे मज़दूरों की मजदूरी कम करने के प्रयत्न करते हैं और उनका शोषण आरंभ हो जाता है। चौथी अवस्था में पूंजीपति अधिक लाभ की लालसा में अधिक विनियोग करते हैं, जिससे और भी घटिया भूमियों पर कृषि आरंभ हो जाती है और एक तरफ तो लगान बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस प्रकार लाभ, बचत और विनियोग ये सभी धीरे धीरे अपनी उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाते हैं और अर्थव्यवस्था एक स्थिर बिंदु पर पहुंच जाती है, जहां विकास की दर शून्य हो जाती है, लाभ भी शून्य के आसपास पहुंच जाते हैं, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर हो जाती है और ऊंची लगान की दरें होती हैं। रिकार्डो के विश्लेषण में उन्होंने प्राविधिक प्रगति की संभावनाओं का समुचित अनुमान नहीं लगाया। हालांकि उनका यह सिद्धांत एक प्रायोगिक विकास के सिद्धांत को बताता है। रिकार्डो के विचारों में हमें करारोपण संबंधी विचार भी मिलते हैं। करारोपण के संबंध में रिकार्डो के विचार बहुत अधिक नहीं हैं, किंतु उनके विचार एडम स्मिथ के विचारों से मेल खाते हुए मिलते हैं। उनका मानना है कि कर मुख्य रूप से लगान पर होना चाहिए, क्योंकि लगान ही वास्तविक बचत है और प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है। कर पूंजी पर नहीं, आय पर लगाया जाना चाहिए। पूंजी पर कर लगाने से देश के उद्योगों और व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मजदूरी को उन्होंने कर से मुक्त रखने के लिए कहा, क्योंकि मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर होती है। लाभ पर भी एक सीमा से अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए।
इस प्रकार यदि हम डेविड रिकार्डो के संपूर्ण आर्थिक विचारों का आकलन करें, समीक्षात्मक मूल्यांकन करें, तो पाएंगे कि एडम स्मिथ की भांति डेविड रिकार्डो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रहे। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग था, किंतु डेविड रिकार्डो का कार्यक्षेत्र विशेषकर वितरण रहा। एडम स्मिथ का कार्यक्षेत्र उत्पादन रहा। एडम स्मिथ जिस विषय पर चुप हो गए थे, वितरण के विषय पर उन्होंने बहुत अधिक बात नहीं कही, उस पर रिकार्डो ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए।